हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जेई मेन 2024 का सिलेबस लगा दिया है और इसमें दो चैप्टर के एक साथ करेंगे फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 एटम्स और न्यूक्लियाई। ठीक है, 2024 का जेई मेन का सिलेबस तो ये है आपके सामने, देख लीजिए आप। ठीक है, ये रहा। और बाकी सेम सिलेबस नीट का भी यही है, ये नीचे नीट का सिलेबस है, ये भी सेम यही सिलेबस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक बार ये देख लो कि दोनों में सेम ही है या कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देख सकते हो, देखो दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, चाहे नीट का सिलेबस हो 2024 वाला, चाहे जेईई मेंस का। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिस्ट पे आते हैं। बाकी नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया, जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एटम चैप्टर के 12th का टॉपिक है ये, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटम। और सबसे पहले इस चैप्टर में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में मैंने लिख रखा है। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था, उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे। उन्होंने कहा था एटम कंटेन्स ए पॉजिटिव चार्ज टाइनी कोर नॉन एज न्यूक्लियस। उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की टाइनी कोर होती है, मतलब एक छोटी सी कोर होती है। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ऐसा होता है कि एटम के अंदर, ये मान लो एटम है ऐसे गोल एटम, और उसके बीचों बीच में एक कोर है जिसको न्यूक्लियस बोला गया, जिसको न्यूक्लियस बोला गया। तो पहली बार जो है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि एटम होता है, एटम के बीच में एक टाइनी कोर होती है जो बहुत सॉलिड होती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसका साइज बताया उन्होंने, साइज अबाउट 10⁻14 मीटर टू 10⁻−15 मीटर। पहला पॉइंट ये दिया उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर। दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने ऑल मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस, ये जो एटम का सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये जो टाइनी कोर बताई है उसके अंदर होता है। फिर अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस लाइक सन एंड प्लेनेट। जैसे बीच में तो हो गया न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया। और उसकी जो कंपैरिजन किया उन्होंने, उसमें किया कि जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट्स घूम रहे हैं, कुछ इस तरह से। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। फिर पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं और वो उस पॉजिटिव चार्ज के चक्कर काट रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। ये सारे पॉइंट उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में दिए। यहाँ पे मैंने देखो ये बनाया भी है, बीच में ये जो डॉट लगा रखा है जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब किसी भी चीज को चक्कर लगाने के लिए या ये कहो सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिल रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन से इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अब ये भी दिखा दिया हमने यहाँ, F = 1/4πε0 E × ZE। E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ZE हो गया, हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ZE हो गया इस प्लस का ZE, ये इसके ऊपर चार्ज हो गया, क्या नाम है, न्यूक्लियस के। ठीक है, अब ये लिख भी दिया यहाँ पे, E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ZE चार्ज ऑन न्यूक्लियस है। अब एटम का साइज उन्होंने बताया कि 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक, इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां थी। वो कमियां सुनो। सबसे पहले आपको तो 2 पॉइंट याद रखने। पहली कमी, भाई मैक्सवेल ने एक बात बताई थी, मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल
An accelerated charge particle must continuous emit electromagnetic radiation, so electron would spiral inward and fall into the nucleus. तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर लगातार एक्सेलरेशन के साथ चलता है, मूव करता है, तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, मतलब उसके अंदर से एनर्जी निकलती रहती है रेडिएशन की फॉर्म में। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसमें से भी निकलनी चाहिए। तो इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये उनकी पहली ड्रॉबैक थी, मतलब पहली कमी थी कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर दूसरी ड्रॉबैक ये थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो ड्रॉबैक उसके अंदर थी, जो यहाँ पे कमी थी वो फिर कंप्लीट की किसने? बोहर्स ने अपना मॉडल दिया। तो चलो उस मॉडल पे पहुंचने से पहले अभी हम जरा ये बताते हैं कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया ये एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हो आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जरा उसकी बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या दिया। ये सब लिखते रहना लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट का यूज करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। चलो, एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने 1911 में, एंड इट इज डन बाय एच गीगर एंड ई मार्स्टन। और एच गीगर और ई मार्स्टन इनके को साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल की बीम जो छोड़ी गई थी गोल्ड की फॉइल को लगा के उस पर छोड़ी गई थी, उन अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी जो गोल्ड फॉइल पर छोड़ी गई। और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर। ये सब कुछ आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स इसके अंदर रखा हुआ है बिस्मिथ 21483, ये इसके अंदर रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी यहाँ से लीड कैविटी है, यहाँ पे इसके अंदर बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और वो सामने ये गोल्ड की फॉइल है, देखो यहाँ पे ये गोल्ड की फॉइल है। तो ये सभी आपको पता होगा, ये तो बस आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पर ये अल्फा पार्टिकल्स आके गिर रहे हैं। ये जो गोल्ड फॉइल है ये इतनी पतली है कि इसकी जो थिकनेस है वो 10⁻⁸ मीटर की थिकनेस है। और फिर इसको चारों तरफ से हमने जिंक सल्फाइड की दीवार लगा के इसको पूरी की पूरी बंद कर दिया। अब अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉइल पर गिरते हैं तो वो कुछ सीधे निकल जाते हैं, ज्यादातर तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ थीटा एंगल पे इधर डेविएट हो गए, कुछ इधर डेविएट हो गए। तो वो सारे के सारे सामने दीवार पे जाके जब टकराएंगे तो वो पता चलता है कि कितने कहाँ पे गए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट निकल के आए इसके, क्या क्या कुछ ऑब्जर्वेशन इस प्रैक्टिकल से निकल के आई। पहली, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे जो सीधे निकल गए। फिर 0.14% पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री, 0.14% ऐसे थे, यानी कि ऐसे कह सकते हो आप इसको, 1000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल 14 पार्टिकल्स ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए। 1 पार्टिकल फ्रॉम 8000 डेविएटेड बाय मोर देन 90%, मतलब आप ये कह सकते हो कि 8000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ। अब उनका डेविएशन एंगल का जो नंबर है कि थीटा एंगल पे कितने डेविएट हुए अल्फा पार्टिकल्स, उसके लिए ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। एन थीटा यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा एंगल। और अल्फा पार्टिकल जब जा रहे हैं तो वो कितने पास तक जा सकते हैं उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई जैसे अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड के एटम के साथ टकरा रहा है तो वो गोल्ड के एटम के कितने पास जा सकता है उसको कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सब आपने पढ़ रखा है, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला था आपका कि अल्फा पार्टिकल की अगर आपको निकालना है कि कितने पास तक वो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास होता है
आर नॉट इक्वल्स टू 1/4πε0 2 ZE स्क्वायर और बटे में के है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ये सब आपको याद होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या होता था, बी। इम्पैक्ट पैरामीटर बी हो गया, और बी की वैल्यू कैसे निकालते थे उसके लिए फॉर्मूला आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर का, बी इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर कोट θ/2 और बटे में के का मतलब हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है, फिर बोहर्स का मॉडल आता है। इसके अंदर दो कमी बताई मैंने आपको, दो ड्रॉबैक बताई, उसके बाद बोहर्स का मॉडल आता है। बोहर ने क्या बताया अपने उसमें, तो बोहर्स के मॉडल में ना 3 पोस्टुलेट है, मतलब 3 पॉइंट है, बाकी सब इन्होंने इन्हीं के उठा रखे हैं रदरफोर्ड की। तो पहला तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिशन एनर्जी। मतलब जो एक समस्या थी कि ये कह रहे थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेटिंग जो चार्ज होता है उसमें से एनर्जी निकलती है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसी स्टेबल ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करता, एनर्जी नहीं छोड़ता, उसके अंदर से एनर्जी नहीं निकलती। तो ऐसे कुछ होते हैं उसके अंदर ऑर्बिट्स, ठीक है। और उसको घूमने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ये तो उन्हीं का पॉइंट हो गया, ये तो बोहर्स मॉडल का पॉइंट नहीं है, ये तो पॉइंट ही किसका है, रदरफोर्ड मॉडल का ही पॉइंट है। ये हम रदरफोर्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको लिखना है ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया अपने में, ये नया था, ये रदरफोर्ड से अलग था। अपने मॉडल में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो उन्हीं ऑर्बिट्स में करता है जिनके अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। इसी को यहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हो आप इसको। तो MVR इज इक्वल टू NH/2π या n इज इक्वल टू 1 2 3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। MVR तो आप जानते हो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो सीधी सी बात उन्होंने अपने दूसरे पोस्टुलेट में ये कही कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो हमेशा उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर घूम सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। फिर तीसरा पोस्टुलेट उनका ये था, इफ इलेक्ट्रॉन जंप इन हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब फोटोन एंड इफ जंप इन लोअर ऑर्बिट लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स फोटोन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अपने से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है तो उसमें वो कब जा सकता है, जब फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, या लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है तो वो कब आ सकता है, जब वो फोटोन को इमिट कर दे। फोटोन को एब्जॉर्ब करके अपने से हायर ऑर्बिट में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और फोटोन को छोड़कर इमिट करके अपने से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो जो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा उस फोटोन की एनर्जी उस दोनों जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। यहाँ पे ये लिख भी दिया मैंने, En1 एंड En2 आर एनर्जी लेवल्स ऑफ बोथ ऑर्बिट्स। जो दो ऑर्बिट हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट से और तीसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, तो 1 के और 3 के बीच की जो एनर्जी गैप है उतनी ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके वो 1 से 3 में जाएगा, या 3 से 1 में आना हो तो वो उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकाल के इमिट करके वो 3 से 1 में वापस आ जाएगा। अब यहां से आती है बोहर्स थ्योरी। उन्होंने ये जो पोस्टुलेट दिए थे, इन पोस्टुलेट के बेसिस पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दी कि कितनी रेडियस होती है और कितने वो होता है, ये सब आपने पढ़ रखा है, बस वो तो मुझे याद दिलाना है, ठीक है। तो ये है बोहर्स थ्योरी में उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये थ्योरी लगती कहाँ है, एक उन्होंने कहा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस। जो हाइड्रोजन की तरीके के एटम है या आयंस है केवल उन पे लगती है, जैसे 1H1 पे लगेगी, 1H2 पे लगेगी, He+ पे लगेगी, मतलब ऐसे लगेगी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। अब He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन He में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो बन जाएगा He+, He आयन बन जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसे ही जैसे Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Li++ कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक रह गया।
तो ये थ्योरी केवल वहां लगती है जहां पर केवल दो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो, पर इलेक्ट्रॉन उसके बाहर एक ही घूम रहा है, तो ये बोहर्स थ्योरी सिर्फ वहां लगती है। अब रेडियस इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन nवे ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। स्पीड इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के अंदर तो वो होती है Vn इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁶ जेड बटे n मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का, तो टाइम पीरियड होता है आपका t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 n क्यूब बटे जेड स्क्वायर सेकेंड। फिर एंगुलर स्पीड इलेक्ट्रॉन की, तो एंगुलर स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, ओमेगा बराबर 4.2 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर बटे n क्यूब। और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के अंदर तीन तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे हम। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक तो घूमने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तो होती है 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, प्लस की होती है वो तो। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है पर माइनस की होती है, तो माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस की 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको यहां से याद कर सकते हो कि अगर आपको टोटल एनर्जी पता है E, तो उसमें माइनस लगा दो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और उसको डबल करके माइनस लगा दो, उसमें टोटल एनर्जी तो माइनस में ही होती है, तो माइनस से प्लस में बन जाएगी वो। एक मिनट, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गलत लिखा गया। एक मिनट, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस खाली 2E आ जाएगा। अब ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है उसको डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और उस पे माइनस लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये एनर्जी के फॉर्मूले हो गए आपके सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। अगर दो ऑर्बिट है, मान लो एक n1 ऑर्बिट है एक n2 ऑर्बिट है, और उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। अब दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, तो वो एनर्जी डिफरेंस मतलब n1 ऑर्बिट का और n2 ऑर्बिट के बीच की, भाई n1 ऑर्बिट का कुछ एनर्जी का वो होगा, एनर्जी होगी, और n2 ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, और दोनों के बीच का डिफरेंस कर दो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा ई बराबर होता है 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला पॉइंट है व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1। अगर n2 से n1 में कूद रहा है और n1 छोटा है और n2 बड़ा है, यहाँ पे दे रखा है, तो वो एक फोटोन को इमिट करके कूदे। भाई हायर से अगर लोअर में आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कूदता है, तो वो तभी होता है जब वो फोटोन को निकाल दे, फोटोन को इमिट कर दे। तो वो फोटोन इमिट करेगा तो कितनी वेवलेंथ का इमिट करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ये है 1/λ बराबर R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। RCH क्या है, तो 13.cx इसके नोट करके लिखवा रखा है मैंने आपको। R रिडबर्ग कांस्टेंट, C हो गया लाइट की स्पीड, और H हो गया प्लांक कांस्टेंट। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर कहीं पे RCH की वैल्यू पूछ ले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के। n1 n बराबर 1 मतलब पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल। तो पहले लेवल की एनर्जी ये रही, दूसरे लेवल की एनर्जी माइनस का 3 पॉइंट, पहले लेवल की माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे लेवल की माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे लेवल की माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे लेवल की माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी आई कहाँ से है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था टोटल एनर्जी का, उससे हमने एन की जगह 1 2 3 रख के निकाल ली। अब आती है एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी वो होती है जब इलेक्ट्रॉन को हमें लोअर स्टेट से हायर स्टेट में भेजना है, तो हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसी को हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। मान लो हमें n बराबर 1 से n बराबर 2 में भेजना है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन में देखो 10.2 की एनर्जी देके ये देखो 1 से 2 में चला गया यहाँ,
ठीक है, तो वो 10.2 एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जब हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालना हो। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड स्टेट से और बिल्कुल कंप्लीटली बाहर निकालना चाहते हैं तो उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती है आपकी वो एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पूरे तरीके से न्यूक्लियस से दूर कर सके, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये सब मैंने लिखवा रखी है, क्लास में भी समझा रखी है, ये तो मुझे आपको यहाँ याद दिलानी है। अब अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में कूदता है, ठीक है, या ये कह लीजिए कि n2 से n1 में कूदता है, तो उसमें वो कितने तरीके से जंप लगा सकता है, उसकी जंप लाइन की जो मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम में उसमें कितनी लाइनें आएंगी, उस लाइन के लिए फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला n1 माइनस n2 इंटू n1 माइनस n2 प्लस 1/2, जहां n1 और n2 क्या है, फाइनल और इनिशियल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं, देखो अलग अलग बनाया हमने, कि अगर 1 से 2 में या 1 से 3 में या 1 से 4 में, तो उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे ही 2 से 3 में या 2 से 4 में या 2 से 5 में, उसे कहते हैं बामर सीरीज। ऐसे ही 3 से 4 में, 3 से 5 में, 3 से 6 में, उसे कहते हैं पाश्चन सीरीज। ऐसे ही 4 से 5 में, 4 से 6 में, 4 से 7 में, तो उसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8 उसे कहते हैं फुंड सीरीज। तो ये 4-5 तरीके की सीरीज होती है, यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो आपको डायग्राम में। देखो 2 से 1 में आया, या 3 से 1 में आए इलेक्ट्रॉन, या 4 से 1 में इलेक्ट्रॉन आए, या 5 से 1 में इलेक्ट्रॉन आए, या 6 से 1 में इलेक्ट्रॉन आए, या इन्फिनिटी से 1 में इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, तो आ तो 1 में ही रहा है ना, तो ऐसी सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अब ऐसे ही 3 से 2 में आए, या 4 से 2 में आए, या 5 से 2 में आए, या 6 से 2 में आए, या 7 से 2 में आए, या इनफाइनाइट से 2 में आए। जब 2 में आएगा तो उसे बामर सीरीज कहते हैं। ऐसे ही 4 से 3 में आए, 5 से 3 में आए, 6 से 3 में आए, 7 से 3 में आए, या इनफाइनाइट से 3 में आए, तो उसे पाश्चन सीरीज कहते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग सीरीज होती है। जब सारे के सारे 1 में आएंगे, कहीं से भी आए 1 में आए लाइमन सीरीज, कहीं से भी आए 2 में आए बामर सीरीज, कहीं से भी आए 3 में आए पाश्चन सीरीज, कहीं से भी आए 4 में आए ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी आए 5 में आए फुंड सीरीज। अब इनके अपने रीजन होते हैं। जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन की होती है, ये याद होना चाहिए आपको। पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड, और बाकी की सारी इंफ्रारेड होती हैं। फिर ये तीनों, शुरू की अल्ट्रावायलेट, दूसरी विजिबल, और बाकी सारी की सारी आपकी इंफ्रारेड। ठीक, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया हमारा। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा इस चैप्टर के जो जितने फॉर्मूले थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, इसमें एक चीज मैं लिखनी भूल गया, इसमें ध्यान रखना, जो ये बामर सीरीज होती है ये उसकी पहली लाइन है, ये वाली। एक मिनट, यहाँ पे मैं दोबारा करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। बामर सीरीज की ये जो है ये आपकी पहली लाइन बोली जाती है, ये छोटी लाइन जो 3 से 2 में आ रही है। बामर सीरीज की दूसरी लाइन 4 से 2 में आ रही है। बामर सीरीज की तीसरी लाइन, एक मिनट, बामर सीरीज की तीसरी लाइन ये आ रही है 5 से 2 में। ऐसे ही चौथी लाइन 6 से 2 में, आ तो 2 में ही रही है। ठीक है, तो ये बामर सीरीज की लाइन बोली जाएगी। ठीक है, एक मिनट, इसको वहीं कर दूं मैं। तो ये बामर सीरीज की लाइनें बोली जाती हैं। अच्छा, बामर सीरीज की जो लाइनें होती है ना, इनका एक और नाम होता है। बामर सीरीज की पहली लाइन को H अल्फा, दूसरी लाइन को H बीटा, तीसरी लाइन को H गामा भी कहते हैं। ठीक है, मैं इसे लिखना भूल गया। ठीक है, पर आप इसको लिख लेना कि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और इनके नाम भी रखे जाते हैं। चलिए, बाकी आज का हमारा कंप्लीट होता है, ये चैप्टर के फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम न्यूक्लियाई चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही देना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो, बस लगे रहो। चलो, कल मिलते हैं।